Hello everyone. Today in accounting of class 11th chapter 1 introduction to accounting, I am going to discuss about the history and meaning of accounting. So let's start the topic, history and development of accounting. Accounting is as old as money itself, since in early ages commercial activities are based on barter system. Record keeping was not a necessity. Dear student, जैसा आप जानते हैं कि अकाउंटिंग को यहाँ पे कहा जाता है कि अकाउंटिंग उतना ही पुराना है जितना कि हमारा मनी है। मीन्स जब से हमारे लाइफ के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जब से मनी का लेन देन स्टार्ट हुआ, तब से हमारी अकाउंटिंग भी स्टार्ट हुई है। जैसा आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अर्ली एज में जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, इसमें जो एक्सचेंज का जो मीडियम था दैट वाज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आपने अपनी पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि इट वाज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विद अनदर गुड्स। एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करता था और अपनी नीड को सेटिस्फाई करता था। तो उस समय जो रिकॉर्ड कीपिंग वाला पार्ट है वो नेसेसरी नहीं था। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 19th century along with rapid rise in population paved way for development of commercial activities, mass production and credit terms. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 19th century में, तो उसके बाद से यहाँ पे बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन भी बढ़ा और साथ में ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था, इसने हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें मास प्रोडक्शन, क्रेडिट टर्म्स, ये सभी कुछ स्टार्ट हो गए। दस रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट फीचर। और यहाँ पर इस समय जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया। इन रिसेंट ईयर्स विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग along with stiff competition, accounting system has undergone remarkable changes. रिसेंट ईयर्स में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, जो स्टिफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की शुरुआत बेसिकली हुई कहाँ से। तो लूका पैसियोली, जिनको कि फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, लूका पैसियोली 1447 to 1517 इनका लाइफ टाइम है, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश डिटेल बुक सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी इन 1494 इन वेनिस। लूका पैसियोली की ये बुक जो सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी जो इन्होंने लिखा था, इसको 1494 में वेनिस में पब्लिश किया गया था। और दिस बुक इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और इसी बुक को जो है डबल एंट्री सिस्टम पर की पहली बुक मानी जाती है। ही वॉज एन इटालियन मैथमेटिशियन, और लूका पैसियोली जो है ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, एंड फ्रांसिस्कन फ्रायर हु ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद हिज फ्रेंड्स लियोनार्डो डा विंसी। लूका पैसियोली को लियोनार्डो डा विंसी का फ्रेंड भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डा विंसी को मैथ के बारे में जो है बहुत कुछ सिखाया था पैसियोली ने। इट इज़ सेड दैट लूका पैसियोली पब्लिश्ड वर्क फॉर द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स in use by
वेनेटियन मर्चेंट्स ड्यूरिंग द इटालियन रेनेसा। इटालियन रेनेसा के दौरान ये कहा जाता है कि जो लूका पैसियोली की जो बुक की बात हमने किया, उसमें जो डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग सिस्टम को इन्होंने प्रोसीजर को जो डेवलप किया था, जिसके बारे में लिखा था, उसको उस समय के लोग जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उन लोगों ने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते समय यूज़ किया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारा अकाउंटिंग जो है दैट इज़ फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी। वे सभी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स की कंसर्न होती हैं विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आती है, और इन सभी कुछ एक्टिविटीज़ को करने का जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू अर्न मनी। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, सेलिंग ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर, workers working in factory, business offices, doctors attending patient in his clinic, rendering services to the customers by ABC Limited। ABC Limited एक कंपनी जो कि अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर, मटेरियल की परचेज सप्लायर से, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इन सभी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं मनी का एक्सचेंज हो रहा है, मनी को अर्न करने की पर्पज़ से ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, परफॉर्म की जा रही हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसीलिए कहा गया कि जो भी एक्टिविटीज़ को करने का पर्पज़ होता है मनी को अर्न करना, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसको भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है कि विच एक्टिविटीज़ टू बी टेकन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड विच विल नॉट बी टेकन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। वे सभी एक्टिविटीज़ जो कि की जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स की सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। नॉट द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी। यहाँ पर अर्निंग मनी पर्पज़ नहीं है, बल्कि पर्पज़ है पर्सन की इमोशनल नीड को फुलफ़िल करना, पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करना, उसकी सोशल नीड को फुलफ़िल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अटेंडिंग ए सोशल गैदरिंग, कोई एक सामाजिक गैदरिंग हो रही है और उसमें आप अटेंड करते हैं, कोई रिलीजियस वर्क है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप किसी पुअर पर्सन की मदद करते हैं, आप घर में कुकिंग फूड एट होम आप करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप कुकिंग करते हैं। टीचिंग ओन सन बाय ए टीचर, एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है, जहाँ पर इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के पीछे मनी अर्न करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करना है। तो सच एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग? हम क्या बिना अकाउंटिंग के हमारा काम नहीं हो सकता? तो यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक बिजनेसमैन जो कि अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को किए जा रहा है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें किससे कितने पैसे लेने हैं, हमें किसको कितने पैसे देने हैं, ये सभी कुछ जानना चाहता है। उसके पास जो बिज़नेस की एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वह कितनी की हैं, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, वह पैसा हमारा इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, और किन किन एसेट्स में हमारा पैसा लगा हुआ है, इन सब चीज़ों को जानना चाहता है। दैट्स वाई देयर इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में इन सभी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस एंड that money is invested in which type of assets, how much goods are produced, how much goods are procured from outside, and how much goods are sold to the customer, how much quantity of goods are
remain balance in the stock, how much credit sale, how much cash sales, how much amount is paid into the बैंक, ये सभी कुछ जानकारी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स करते हैं। इसलिए इन सब को सही तरीके से हम जान सकें एंड एट द एंड ऑफ ईयर, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, उस ईयर के एंड में हम बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें और ये जानकारी ले सकें कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस सफ़र हुआ। इस बात की जानकारी के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ अडॉप्टेड। नाउ सी हियर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेस मैन want to know how much they have gained or lost during the year। उन्होंने कितना गेन किया या कितना नुकसान हुआ बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर, इन चीज़ को जानना चाहते हैं। हाउ मच कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और एंड ऑफ द ईयर में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, उनको कितना अमाउंट पे करना है, एंड टू हुम, और किसको पे करना है, एंड टू हुम दे ओड इट, और जिनका बकाया है उनको कितना पे करना है। हाउ मच इज़ ओड टू देम एंड बाई हुम, और उनका पैसा किसके यहाँ बकाया है, इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू अटेन सच इंफॉर्मेशन इट इज़ एसेंशियल टू कीप ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। इसीलिए इन सभी इंफॉर्मेशन की प्रॉपर जानकारी हो, जैसा हमने आपको बताया कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ बिजनेस में की जाती हैं उन सभी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ की गई हैं उनका प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि बिजनेसमैन को जब भी इस तरह की जानकारी लेनी हो तो उसको आसानी से ये जानकारी मिल जाए। बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग, द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज, हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ सेल, व्हाट आर his total expenses, and what is the amount of profit earned or losses incurred during the year. He also want to know the financial position of his business, such as how much capital it has at the end of year and how that capital stand invested in the various assets, how much amount he has to take and from whom, and how much amount he is liable to pay and to whom. Besides, the properly maintained accounts are helpful in the assessment of income tax and GST, or accepted as proof in the court of law whenever needed। तो आपने यहाँ पे देखा कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ज़रूरत को बताया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन आसानी से विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग ये जान सकता है कि उसने कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस सफ़र किया, कितना पैसा किस पर्सन को देना है, कितना पैसा किस पर्सन से लेना है, कितनी एसेट्स हमारी हैं और किन एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ये सभी कुछ जानकारी आसानी से जो है अकाउंटिंग की मदद से एक बिजनेसमैन ले सकता है। सो दिस इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग, एंड बिकॉज अकाउंटिंग फुलफिल वेरियस नीड्स ऑफ ए बिजनेसमैन। इसीलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग अगर आप किसी बिज़नेस की देखें तो आप बिज़नेस के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप एक बिज़नेस के बारे में एक सही डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आर एन एंथोनी कहते हैं कि अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग को आर एन एंथोनी कहते हैं कि यह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको समराइज़ करना, उसको एनालाइजिंग करना मीन्स उसको सिंप्लीफाई करना और उसको रिपोर्ट करना मॉनेटरी टर्म्स में। इस बात को उन्होंने कहा अकाउंटिंग। बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसको समराइज़ करना, उसको एनालाइज करना और उसको मॉनेटरी टर्म में रिपोर्ट करने की जो प्रोसेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। नाउ वन मोर मीनिंग।
The process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by user of information. अकाउंटिंग के जितने भी यूज़र्स होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जितने भी यूज़र्स होते हैं, जैसे ओनर ऑफ द बिज़नेस हुआ, मैनेजर ऑफ द बिज़नेस हुआ, एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिज़नेस हुआ, और अगर हम आउटसाइडर की बात करें तो उसमें जो सप्लायर होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें बैंक्स वगैरह आते हैं, ये सभी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं, तो इन सभी को डिसीज़न लेने के लिए, बिज़नेस के बारे में जजमेंट करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंटिंग को कहा गया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़ की जाती है। मीन्स यहाँ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेज़र किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है ताकि जो यूज़र्स हैं वे सही तरीके से डिसीज़न मेकिंग कर सकें अबाउट ए बिजनेस। नेक्स्ट इज़, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग की सबसे कंप्लीट मीनिंग है जिसको कि डिफ़ाइन किया गया है बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं AICPA। इनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अकाउंटिंग को एक आर्ट कहा जाता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को समराइज़ किया जाता है, इसके बाद समराइजिंग, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासीफाइंग करते हैं, क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग करते हैं, और इसके बाद ये जो समराइजिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग का एक्टिविटीज़ किया जाता है ये एक सिग्निफिकेंट मैनर में किया जाता है। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन को की रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग की जाती है, और ये जो सभी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसके बाद फिर जो रिज़ल्ट होते हैं उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि रिज़ल्ट हाउ मच इज़ द रिज़ल्ट कैसा रहा बिजनेस का, इसको इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है बिजनेस के रिज़ल्ट का। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की मीनिंग जो है ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें कि अगर आप इस मीनिंग को अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं ये सभी कुछ जो है अकाउंटिंग के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, अकाउंटिंग के फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग की पूरी साइकिल, पूरे फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आइडेंटिफाइंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, सेकंड इज मेजरमेंट इन मनी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, and the last is communication of result to the interested user. Now see one by one. Identification of monetary transactions and events. जो अकाउंटिंग का पहला फीचर है इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाते हैं जिनको कि मॉनेटरी टर्म्स में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट बिजनेस के अंदर होते हैं उसमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर के हैं और कौन से ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर के नहीं हैं। सी हियर इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़ एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ कंसीडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर। मीन्स जो मॉनेटरी नेचर के हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और इनका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट फीचर। नाउ सेकंड, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन
the transactions are presented in quantitative form, so the transactions are measured in the money. It means quantification including estimates of business transactions into financial terms. यहाँ पर इस सेकंड फीचर में आपको यही बताया गया है कि जो हमने बिजनेस के ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के, फाइनेंशियल टर्म वाले जो ट्रांजैक्शन से उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ पर है कि उसको मॉनेटरी यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स उसको रुपीज़ एंड पैसे में मेज़र करना है कि उसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन जब हम कर लेते हैं मनी के अंदर उसको मेज़र कर लेते हैं, तो उसके बाद जो थर्ड फीचर इज़ दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, these are recorded in the books of account in monetary terms and in a chronological order। और इसके बाद फिर इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी जो हमारा रिकॉर्डिंग का ऑर्डर होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब डे बाय डे होगा। फर्स्ट डे का पहले दिन होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर सेकेंड डेट की, फिर थर्ड डेट की, फिर नेक्स्ट सो ऑन, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम डेट वाइज यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। रिकॉर्डिंग इज़ डन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। रिकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाएगा ये एक सिस्टमैटिक मैनर के अकॉर्डिंग किया जाएगा, मीन्स यहाँ पर अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा दैट इज़ नोन एज ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, या उसको पॉपुलरली नोन एज जर्नल, उसको जर्नल कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर इज़ क्लासीफाइंग आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं तो इसके बाद जर्नल में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसमें सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब सेल के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज़ के भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनकम के भी होते हैं, जिसको रेवेन्यू आप कहते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू वाले ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होते हैं। इसके अलावा एसेट्स और लायबिलिटी सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को करने के बाद हमें टोटल अमाउंट कितना उसमें इन्वॉल्व हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, ये जानना चाहते हैं। तो देन द सेकंड नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लासीफाइंग। ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। यहाँ पर क्या है कि एक नेचर से रिलेटेड, जैसे हमने कहा सेल, तो सेल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको आप बोलते हैं अकाउंट। तो हम यहाँ पे टी शेप में बना रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे सेल अकाउंट बनाया गया। तो सेल अकाउंट के अंदर सिर्फ सेल की एंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी उसको सिर्फ रिकॉर्ड किया जाए। इसी तरह कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, सिर्फ वन नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और जहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे दैट प्लेस इज़ कॉल्ड अकाउंट। और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा दैट बुक इज़ नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, या उसको हम लेज़र बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज लेज़र, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, जहाँ पर कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। वन नेचर ट्रांजेक्शन को वन प्लेस पर रखा जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किए जाते हैं और वहाँ पर उससे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फीचर आता है समराइजिंग आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब हम उसको समराइज़ करेंगे। तो इट मीन्स प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डेटा इन ए मैनर, क्लासीफाइड डेटा को हम इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उस डेटा को हम प्रॉपर तरीके से समराइज़ करेंगे ताकि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र उसको आसानी से समझ सकें। इन दिस स्टेप ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग स्टेप में सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड विच इज़ पॉपुलरली नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सभी को कंबाइंड वे में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। तो ये स्टेज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, या फीचर ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पूरे ईयर की अकाउंटिंग की समरी तैयार की जाती है, जिसमें कि हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट को बनाते हैं, और इसके आधार पर बिजनेस के रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाता है।
Next is analysis and interpretation. In this step, accounting informations are simplified in such a manner that user can make a meaningful judgment of profitability and financial position of business. Analysis and interpretation स्टेप में या इस फीचर के अंतर्गत अकाउंटिंग के जो भी यूज़र्स होते हैं उनके लिए ये काम किया जाता है ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि जो भी यूज़र्स हैं वह आसानी से मीनिंगफुल जजमेंट फाइंड कर सकें, एक डिसीज़न ले सकें, प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक प्रॉपर जजमेंट कर सकें. दिस हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. और ये जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की एक्टिविटीज़ हैं ये एक यूज़र को, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र है, वेदर इट इज़ इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, उनको बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर प्लान करने में, पॉलिसी मेकिंग करने में मदद करता है. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग. Finally, the accounting function involves communicating the financial data to its user. यहाँ पर जो फाइनेंशियल डेटा है उसको यूज़र तक पहुँचाना है, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किया जाता है और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जा रहा है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं, जो वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यूज़र के द्वारा मांगी जाती है तो उसको यहाँ पर उस यूज़र तक पहुँचाना है. तो दिस इज़ द फीचर कम्युनिकेटिंग इन विच द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द यूज़र. द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजंस मे बी टेकन एट द राइट टाइम. और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र के द्वारा मांगी जाती है उसको टाइम पर उसके सामने प्रेजेंट करना है ताकि वह एप्रोप्रिएट डिसीज़न समय पर ले सके, सही समय पर डिसीजन मेकिंग कर सके. क्योंकि अगर आपने सही समय पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया तो फिर ये वैल्यूलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है. इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँचाना है यूज़र तक ताकि वह एप्रोप्रिएट डिसीज़न ले सके. नाउ आई होप आपको यहाँ पर अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में हमने जो ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस किया, साथ में अकाउंटिंग की मीनिंग और इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे. थैंक यू वेरी मच.